वैद्य शार्दुल नरेंद्र ब्रह्मानंद केंद्र में चौथी और पांचवें स्तर की गोलियों को बनाने के लिए जाता है और एक साथ 10 भट्टियों को जलाने की बात करता है। नरेंद्र की बात सुनकर वैद्य शार्दुल उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। वैद्य शार्दुल नरेंद्र के सामने शर्त रखता है कि अगर नरेंद्र सफल हो गया तो वो हमेशा के लिए ब्रह्मानंद केंद्र छोड़ देगा, लेकिन अगर नरेंद्र असफल हो गया तो नरेंद्र को छोड़ना पड़ेगा। ठीक इसी समय राजकुमारी माला प्रयोगशाला में आती है। नरेंद्र औषधि बनाना शुरू करता है। तभी एक चरण पर जाकर भट्टियों को ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ती है। तभी सभी को नरेंद्र के हाथ में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। राजकुमारी चिल्लाते हुए नरेंद्र से बोली, नहीं नरेंद्र, ऐसा मत करो। इस ऊर्जा पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते और ये ऊर्जा पूरे केंद्र को जलाकर राख कर देगी। असल में नरेंद्र अग्नि तत्व की सबसे खतरनाक और तेज ऊर्जा का इस्तेमाल करने जा रहा था, जिसे निर्मल कांति अग्नि कहा जाता है। लेकिन इसके पहले की राजकुमारी उसे मना कर पाती। नरेंद्र की हथेलियों के बीच निर्मल कांति अग्नि ऊर्जा प्रकट हुई और नरेंद्र ने बड़ी ही सफाई से उस ऊर्जा को भट्टियों में डाल दिया। देखते ही देखते भट्टियों में आग दहकने लगी और भट्टियों के बढ़े हुए तापमान से प्रयोगशाला में खड़ा हर इंसान पसीने से तरबतर हो गया। यह देखकर सबसे ज्यादा हैरान शार्दुल था। नरेंद्र को ऐसा करते हुए देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं और वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दैवीय आग है। इस आग को केवल अमर सम्राट योद्धा ही नियंत्रित कर सकते हैं। सिर्फ शार्दुल ही नहीं, बल्कि हर कोई नरेंद्र के इस चमत्कार से हैरान था कि उसने यह विद्या कहां से हासिल की थी। राजकुमारी माला पहले जहां नरेंद्र के इस कदम से डर गई थी, वहीं अब उसके चेहरे पर एक अनजानी खुशी थी। वैद्य शार्दुल के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगा। उधर निर्मल कांति अग्नि के तापमान ने औषधि बनने की रफ्तार को बढ़ा दिया और थोड़ी ही देर में औषधियों की भीनी भीनी खुशबू पूरे प्रयोगशाला में फैल गई। हैरानी की बात यह थी कि सभी 10 भट्टियों में सिर्फ एक तरह की गोलियां नहीं बन रही थी, बल्कि नरेंद्र उनमें एक साथ 5 अलग अलग तरह की गोलियां बना रहा था। भट्टियों की आग कम होने लगी थी। नरेंद्र ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने इत्मीनान से आग बुझने का इंतजार किया। आग बुझने के बाद नरेंद्र अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे कढ़ाई में से गोलियों को निकालने के लिए 3 लोगों की मदद चाहिए। नरेंद्र की बात सुनकर आचार्य सोमदेव, वैद्य वासुदेव और आचार्य विद्यानंद आगे बढ़े। जैसे ही नरेंद्र ने ढक्कन उठाया, आचार्य सोमदेव खुशी से चिल्लाते हुए बोले, गोलियों की सुगंध बता रही है कि ये गोलियां बेहद आला दर्जे की हैं। जैसे ही वैद्य शार्दुल ने आचार्य सोमदेव की बात सुनी, वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। गोलियों से भरी मेज देखकर शार्दुल को पसीना आने लगा। गोलियां गिनी जाने लगी। गोलियों की गिनती अभी 9000 तक पहुंची थी कि अचानक से वैद्य शार्दुल का साथ देने वाले सभी 5 वैद्य अपने घुटनों पर बैठ गए और नरेंद्र से माफी मांगते हुए बोले, आचार्य नरेंद्र, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं सके। वैद्य शार्दुल ने ही हमें उकसाकर आपके खिलाफ किया था। वैद्य शार्दुल का हाथ अपनी तलवार पर चला गया। पहले तो उसने सोचा कि वो सीधे नरेंद्र को मार के इस पूरे खेल को ही खत्म कर दे, लेकिन राजकुमारी माला की तरफ देखकर वो सहम गया, क्योंकि अगर वो राजकुमारी के सामने कुछ भी करता तो राजकुमारी उसे जिंदा नहीं छोड़ती। राजकुमारी जी, हमने आपकी बहुत सेवा की है। हम पर एहसान कीजिए और हमें यहां से मत निकालिए। हमें एक और मौका दीजिए। वैद्य शार्दुल राजकुमारी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोला। वैद्य शार्दुल को ऐसा करते हुए देखकर उसका साथ देने वाले सभी वैद्य भी राजकुमारी के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़ने लगे। तभी एक वैद्य, जिसने वैद्य शार्दुल के बाद नरेंद्र का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था, उसने नरेंद्र की तरफ देखकर अपना मान सम्मान छोड़कर बोला, आचार्य नरेंद्र, कृपया राजकुमारी जी को हमें एक मौका देने के लिए कहें।
उसकी बात सुनकर नरेंद्र के मुंह पर एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई दी और वो बोला, "हं, मैं तुम लोगों को एक मौका देने की वकालत करूं? पहले मुझे यह बताओ कि अगर मैं आज गोलियां बनाने में सफल नहीं हुआ होता तो क्या तुम लोग मुझे मौका देते?" नरेंद्र का जवाब सुनकर वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि वे सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर आज नरेंद्र असफल हो गया होता तो सब साथ मिलकर नरेंद्र को अभी तक ब्रह्मानंद केंद्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर चुके होते। आचार्य विद्यानंद, इन सबके तमगों को जब्त कर लीजिए, राजकुमारी ने कठोरता से हुक्म देते हुए कहा। आज के बाद ये सभी यहां काम नहीं करेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर आचार्य विद्यानंद आगे बढ़े और वैद्य शार्दुल के साथ पांचों ने अपने वैद्य होने का तमगा निकाल कर आचार्य विद्यानंद के हाथ में रख दिया। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजकुमारी के हुक्म की नाफरमानी करते। वे सभी ब्रह्मानंद केंद्र से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद उनमें से एक वैद्य ने शार्दुल से कहा, भाई वैद्य शार्दुल, अब हम क्या करेंगे? हमारे तमगे भी छीन लिए गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वैद्य शार्दुल की आंखों में खून उतर आया और वो अपने दांतों को पीसते हुए बोला, आचार्य विक्रमदेव के पास चलो। आचार्य विक्रमदेव हमें जरूर आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र में दाखिला दिलवा देंगे। ब्रह्मानंद आयुर्वेदिक केंद्र से निकाले जाने के बाद आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र ने आचार्य विक्रमदेव को अपने केंद्र में मुख्य वैद्य बना दिया था। शार्दुल और उसके साथियों के जाने के बाद राजकुमारी माला बोली, मैं चाहती हूं कि नरेंद्र एक साथ हजारों गोलियां बनाने में कामयाब हुआ है, ये बात गुप्त रहे और राजधानी के बाकी लोग इस बात को ना जान सकें। राजकुमारी की बात सुनकर आचार्य सोमदेव बोले, हम तो किसी से भी ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन शार्दुल भी तो ये बात जानता है और उसने खुद नरेंद्र को ऐसा करते हुए देखा है। अगर उसने ये बात किसी से कह दी तो? उसकी बात छोड़ो, यहां से निकाले जाने के बाद कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। आचार्य सोमदेव की बात सुनकर राजकुमारी माला बोली, ठीक है राजकुमारी जी, हम इस बात को गुप्त रखेंगे, सबने एक साथ कहा। इसके बाद राजकुमारी नरेंद्र की तरफ देखकर बोली, अब आप सब लोग बाहर जाइए, मुझे नरेंद्र से कुछ जरूरी बात करनी है। राजकुमारी की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप बाहर निकल गए और प्रयोगशाला में सिर्फ दो ही लोग बचे, राजकुमारी माला और नरेंद्र। सबके जाने के बाद राजकुमारी माला बोली, नरेंद्र, तुम्हारे इस अपमान के लिए मैं माफी मांगती हूं। मैं यहां की मालिक हूं, इसलिए यहां की हर छोटी बड़ी घटना के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। नहीं राजकुमारी जी, ऐसा मत कहिए, ये आपकी गलती नहीं है और आपने तो मेरा अपमान करने वालों को निकालकर मेरा मान और बढ़ाया है। राजकुमारी ने देखा कि नरेंद्र के चेहरे पर इस घटना की वजह से कोई शिकन नहीं है, बल्कि वो उल्टे मुस्कुरा रहा है। तो राजकुमारी फिर बोली, नरेंद्र, सच में तुम एक अमर सम्राट योद्धा की तरह हो। इतनी कम उम्र में इतना कुछ जानना वाकई यकीन से परे है। ये कहते हुए राजकुमारी माला के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई और वे नरेंद्र की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा समय अब और बर्बाद नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे सीधे बताना। इतना कहकर राजकुमारी माला प्रयोगशाला से बाहर चली गई और अब कमरे में सिर्फ नरेंद्र ही बचा। प्रयोगशाला के फर्श पर ढेर सारी औषधीय गोलियां बिखरी पड़ी थीं। राजकुमारी के जाने के बाद नरेंद्र ने एक बार फिर भट्टियां जलाईं और फिर से 5000 औषधीय गोलियों को बनाया। नरेंद्र को गोलियां बनाते बनाते कब 4 दिन बीत गए, ये उसे खुद पता ही नहीं चला। 5वें दिन उसने प्रयोगशाला का दरवाजा खोला। उसे जल्दी गुरुकुल वापस भी लौटना था, क्योंकि उसने रेवती से वादा किया था कि वो उसके साथ अपने शहर वापस चलेगा। जैसे ही नरेंद्र ने दरवाजा खोला, अचानक से वैद्य भास्कर उसके पास दौड़ते हुए आया और बोला,
आचार्य नरेंद्र, राजकुमारी जी ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। भास्कर राजकुमारी माला का एक सहयोगी था। नरेंद्र ने उसके हाथ से वो पत्र लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उस पत्र में राजकुमारी ने उसके लिए एक संदेश लिखा था। नरेंद्र, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूं। मुझे एक खास तरह के ताबीज का कागज लाना है। आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र वाला मामला मैंने आचार्य विद्यानंद को सौंप दिया है। अब वे ही इसकी जांच करेंगे। अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम उनकी मदद करना। मैं 10 दिनों में वापस आ जाऊंगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद जब नरेंद्र ने वैद्य भास्कर से पूछा, ये आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र का क्या मामला है? नरेंद्र का सवाल सुनकर भास्कर बोला, आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र हमारी तरह ही औषधियों की एक दुकान है। उस केंद्र ने एक खास तरह की शक्तिवर्धक गोलियां बनाई हैं जो बेहद सस्ती हैं। इसलिए इधर लगभग 20 दिनों से हमारी गोलियों की बिक्री घट गई है। अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो आगे चलकर हमारे केंद्र को बंद करने की नौबत भी आ सकती है। राजकुमारी की चिट्ठी पढ़कर और भास्कर की बात सुनकर नरेंद्र सोच में डूब गया। वो गुरुकुल लौटने की जल्दी में था और इधर राजकुमारी माला ने केंद्र की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। उसने कुछ सोचते हुए भास्कर से पूछा, राजकुमारी जी को गए कितने दिन हो गए? आज दूसरा दिन है। नरेंद्र का सवाल सुनकर वैद्य भास्कर ने जवाब दिया। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक युवा वैद्य दौड़ते हुए वहां आया। 5 वैद्यों को एक साथ निकालने के बाद राजकुमारी जी ने कुछ नए वैद्यों को केंद्र में भर्ती किया था। वो युवा वैद्य हांफते हुए भास्कर से बोला, वैद्य भास्कर, एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। आचार्य विद्यानंद का आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के वैद्यों से झगड़ा हो गया है। क्या? लेकिन आचार्य विद्यानंद वहां गए ही क्यों हैं? नरेंद्र ने अपनी भौहें चढ़ाकर भास्कर से पूछा। नरेंद्र का सवाल सुनकर भास्कर बोला, आज सुबह आचार्य विद्यानंद आचार्य सोमदेव और वैद्य वासुदेव को साथ लेकर गोलियों का मसला सुलझाने के लिए वहां गए थे। बातचीत के दौरान शायद वहां लड़ाई छिड़ गई हो। मुझे तुरंत वहां ले चलो, नरेंद्र ने कड़कती आवाज में बोला। आखिर वो इतनी बड़ी घटना को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वे तीनों वैद्य इस केंद्र के सबसे बुजुर्ग वैद्य थे और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो नरेंद्र के लिए राजकुमारी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। नरेंद्र की दहाड़ सुनकर नया भर्ती हुआ युवा वैद्य डर से कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का एक लड़का इस केंद्र का मुख्य वैद्य होगा। अगले ही पल नरेंद्र भास्कर के साथ आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के रास्ते पर था। आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र और ब्रह्मानंद आयुर्वेदिक केंद्र के बीच की दूरी लगभग 10 मील से ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर में नरेंद्र आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र पहुंच गया। वहां पहुंचकर नरेंद्र ने देखा कि वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अपने स्थापना के बाद से ही आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले महीने अचानक से न जाने क्या चमत्कार हुआ और महज 2 से 3 हफ्तों में ही आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की शक्तिवर्धक गोलियां बाजार में सबसे ज्यादा बिकने लगी। आचार्य विद्यानंद, ऐसा लगता है कि आप यहां मारपीट और झगड़ा करने के इरादे से आए हैं। अचानक से आचार्य विद्यानंद के कानों में आचार्य विक्रमदेव की आवाज गूंजी। ब्रह्मानंद केंद्र से निकाले जाने के बाद आचार्य विक्रमदेव आरोग्य आयुर्वेद केंद्र का प्रमुख वैद्य बन गया था। अगर आप लोग सच में यहां लड़ने के इरादे से आए हैं तो ये समझ लीजिए कि आज आप लोग इस केंद्र की दहलीज को जिंदा नहीं पार कर पाएंगे। अचानक से उनके बीच वैद्य शार्दुल भी कूद पड़ा। आचार्य विद्यानंद ने उन दोनों की धमकी को अनसुना करते हुए तमाशा देख रहे लोगों की तरफ देखकर बोला, यहां आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र अपनी गोलियों में सर्प दानव का फूल मिलाता है, जो धीरे धीरे आपको नशे का आदी बना देगा और आपकी साधना को बर्बाद कर देगा। बस बहुत हुआ बुढ़े, अब तुम्हारी बकवास बर्दाश्त से बाहर है। ये कहते हुए शार्दुल अपनी तलवार निकालकर आचार्य विद्यानंद पर झपट पड़ा। लेकिन इसके पहले कि वो आचार्य विद्यानंद पर हमला कर पाता, तभी अचानक से वहां एक कड़कती हुई आवाज गूंज उठी। रुको शार्दुल,
तुम ये क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनते ही वैद्य शार्दुल किसी भीगी बिल्ली की तरह अपनी तलवार लेकर पीछे हट गया। अब तक नरेंद्र भी भीड़ को चीरते हुए वहां पहुंच चुका था। सारा माजरा समझने के बाद नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए भास्कर के कान में कुछ कहा। नरेंद्र की बात सुनकर भास्कर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, बस थोड़ी देर रुकिए वैद्य नरेंद्र, मैं बस यूं गया और यूं आया। वो कड़कती हुई आवाज किस इंसान की थी? नरेंद्र ने भास्कर के कान में क्या कहा था? क्या है नरेंद्र की योजना? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। नरेंद्र निर्मल कांति अग्नि ऊर्जा की सहायता से हजारों औषधि गोलियों को बेहद आसानी से बना लेता है। यह देखकर वैद्य शार्दुल का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो नरेंद्र और राजकुमारी से माफी मांगने लगता है कि उसे केंद्र से ना निकाला जाए। लेकिन राजकुमारी उसे और उसका साथ देने वाले सभी 5 वैद्यों को केंद्र से निकालने का हुक्म सुना देती हैं। निकाले जाने के बाद वैद्य शार्दुल आचार्य विक्रम देव की शागिर्दी में आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र में चला जाता है। 4 दिनों के बाद जैसे ही नरेंद्र प्रयोगशाला से बाहर आता है, उसे पता चलता है कि ब्रह्मानंद आयुर्वेदिक केंद्र और आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र में लड़ाई हो गई है। नरेंद्र दौड़कर वहां पहुंचता है, तभी अचानक से एक रहस्यमयी इंसान आकर लड़ाई रोक देता है। उस बूढ़े आदमी को देखकर वैद्य शार्दुल और विक्रम देव की तलवारें एकदम से रुक गईं। आचार्य विद्यानंद ने देखा, उस बूढ़े आदमी की कपड़ों पर ठीक वैसा ही तमगा था जैसा तमगा उसने राजकुमारी माला के कपड़ों पर देखा था। उस तमगे को देखते ही उसे यह अंदाजा लगाने में देर नहीं हुई कि जरूर वो आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र का मालिक होगा। आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करके ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आचार्य विद्यानंद उस बूढ़े आदमी को देखकर बोले, आरोग्य आयुर्वेद केंद्र के वैद्य अपनी गोलियों में सर्प दानव का फूल मिलाते हैं। ये आयुर्वेद के नियमों के खिलाफ है। बकवास बंद करो बुड्ढे, एक तमाशबीन बोला। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ की गोलियां खा रहा हूँ और मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि उल्टे मेरे शरीर की ताकत में काफी सुधार हुआ है। ये सही कह रहा है, दूसरा तमाशबीन बोला। मैं भी 10 दिनों से यहाँ की गोलियां खा रहा हूँ और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन दोनों तमाशबीनों की बात सुनकर आचार्य विद्यानंद बोले, अभी आप लोगों को कुछ दिन ही हुए हैं, इसलिए आपको इन गोलियों के दुष्परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ महीनों में आपका शरीर पूरी तरह से सर्प दानव के फूल के जहर से भर जाएगा और तब आप लोगों को सिर्फ ब्रह्मानंद केंद्र ही बचा पाएगा। इतना कहने के बाद आचार्य विद्यानंद ने अपने पास रखी एक बोतल में से एक औषधीय गोली निकाली। ये गोली राजकुमारी माला ने उन्हें दी थी और बोले, इस गोली को देखो, शारीरिक ताकत मजबूत करने वाली गोलियां इस तरह की होती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की गोलियां चाहिए तो ऐसी गोलियां आपको सिर्फ ब्रह्मानंद केंद्र ही उपलब्ध करा सकता है। आचार्य विद्यानंद भीड़ को समझाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। आचार्य विद्यानंद की बातें सुनकर आचार्य विक्रम देव बोला, ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर हमें फंसाने के लिए यहां आए हैं। आज आप लोग यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जब आचार्य सोमदेव ने विक्रम देव की धमकी सुनी तो डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आरोग्य केंद्र के योद्धा और वैद्य इस मामूली बात के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। आचार्य विक्रम देव और वैद्य शार्दुल दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली और फिर से मुकाबले के लिए आगे बढ़े। बेवकूफी मत कीजिए आचार्य, आरोग्य आयुर्वेद केंद्र का बूढ़ा मालिक बोला। आपको जरा भी इस बात का अंदाजा है कि आप क्या करने जा रहे हैं? लड़ाई झगड़ा करना वैद्यों का काम नहीं है। वैद्यों का काम है औषधियां बनाना।
जब बूढ़े मालिक ने सुना कि आचार्य विद्यानंद और आचार्य सोमदेव ब्रह्मानंद केंद्र के वैद्य हैं, तो उसके मन में एक डर सा बैठ गया, क्योंकि ब्रह्मानंद केंद्र खुद राजकुमारी चलाती थी और उनके किसी कर्मचारी पर हमला करना खुद उनके ऊपर हमला करने के बराबर था। बूढ़ा आदमी फिर आचार्य विक्रमदेव की तरफ देखकर बोला, आप उसे मारना चाहते हैं तो बेशक मारिए, लेकिन जब राजकुमारी माला यहां आएंगी तब आप उन्हें क्या जवाब देंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए। विक्रमदेव आचार्य सोमदेव और आचार्य विद्यानंद की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखकर बोला, राजकुमारी माला शहर में नहीं है और अगर वे वापस आएंगे भी तो हम मामलों को संभाल लेंगे। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, बूढ़ा मालिक बोला। उनकी बात सुनकर आचार्य सोमदेव घबराते हुए धीरे से आचार्य विद्यानंद के कान में बोले, अब हम क्या करेंगे आचार्य? वैद्य वासुदेव के चेहरे पर भी परेशानी साफ साफ झलक रही थी। वे बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि उन्हें उनके केंद्र में जाकर धमकाना खतरनाक हो सकता है। कोई बात नहीं, हम मुकाबला करेंगे और यहां से जीत कर जाएंगे। हम राजकुमारी को निराश नहीं करेंगे। आचार्य विद्यानंद का हाथ भी उनकी तलवार पर चला गया। आचार्य सोमदेव जानते थे कि नरेंद्र अभी छोटा है। देर सबेर आचार्य विद्यानंद को ही ब्रह्मानंद केंद्र के मुख्य वैद्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसलिए वे बोले, ये एक तरफा लड़ाई है आचार्य, यहां से बचना मुश्किल है। मैं तो कहता हूं कि आप वापस जाइए और राजकुमारी को खबर कीजिए, तब तक हम दोनों यहां मोर्चा संभालते हैं। हम दोनों ने 100 साल से अधिक की जिंदगी जी ली है। अगर हम मर भी गए तो ब्रह्मानंद केंद्र को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उधर आचार्य विक्रमदेव पहले से ही उन्हें मारने के लिए बेचैन था और अपने केंद्र के मालिक त्रिलोकनाथ की बात सुनी तो उसका इरादा और भी मजबूत हो गया और उसने अपने 15 पहरेदारों को बोला, उन तीनों को घेर कर हमला करो। आज इन तीनों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। विक्रमदेव के हुक्म करते ही हाथों में भाला लिए 15 सिपाही आगे बढ़े और आचार्य विद्यानंद, आचार्य सोमदेव और वैद्य वासुदेव को घेर लिया। यहाँ के पहरेदार भी कितने खूंखार हैं। आचार्य सोमदेव भले ही बाहर से अपने आप को मजबूत दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बुरी तरह से डरे हुए थे। ये पहरेदार नहीं है आचार्य सोमदेव, इनके हथियार तो देखिए, शाही हथियार। जरूर शाही सेना से इन्हें कोई मदद कर रहा है। आचार्य विद्यानंद दबी जुबान में बोले, मार डालो। अचानक से 5 पहरेदारों ने दहाड़ते हुए उन तीनों पर हमला बोल दिया। नरेंद्र भी सभी तमाशबीनों के बीच खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि पहरेदारों के वेश में छुपे बगावती सैनिकों ने उसके साथियों पर हमला कर दिया है, तो वो भी हरकत में आ गया और अपने चाकू को हवा में उछाल दिया। नरेंद्र का चाकू और उसकी कटार दोनों ही आत्मिक हथियार थे, इसलिए उसके चाकू को पता था कि क्या करना था। उसे बस अपने चाकू को केवल एक दिशा देनी थी और बाकी का काम उसका चाकू खुद कर लेता। नरेंद्र का चाकू अचानक से हवा में उछला और उस चाकू ने एक ही बार में सभी 15 योद्धाओं के हथियारों को काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया और वापस नरेंद्र के हाथ में आ गया। ये कैसे हो रहा है? अचानक से सबकी निगाहें हाथ में चाकू पकड़े एक लड़के पर टिक गई। ये लड़का कौन है और इसके पास इतना शक्तिशाली चाकू कहां से आया? सारे तमाशबीन खुसुर फुसुर करने लगे। जब आचार्य विक्रमदेव और वंदना ने नरेंद्र को देखा तो अचानक से उछल पड़े। इसी नरेंद्र ने उन्हें ब्रह्मानंद केंद्र से बाहर का रास्ता दिखाया था। आचार्य विक्रमदेव बोला, आओ बच्चे आओ, उस दिन तो तुम्हें राजकुमारी ने बचा लिया, आज कौन बचाएगा? उधर नरेंद्र को देखकर आचार्य विक्रमदेव से ज्यादा हैरान आचार्य विद्यानंद थे। वे बोले, अरे नरेंद्र, तुम यहां भी आ गए? देखो यहां के लोग मान ही नहीं रहे हैं कि आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की गोलियों में नशीली चीजें मिली हैं। आचार्य विद्यानंद की बात सुनकर नरेंद्र बोला, आचार्य विद्यानंद, आपका इरादा तो बढ़िया है, लेकिन आपकी रणनीति अच्छी नहीं थी, इसलिए मामला बिगड़ गया है। अगर आपने यहां आने से पहले एक बार भी मुझसे पूछा होता
तो मैं आपको इससे बेहतर तरीका बताता। इतना कहने के बाद नरेंद्र मुस्कुराया और सबको सुनाते हुए जोर से बोला, अगर आप किसी नशेड़ी को कहेंगे कि नशा छोड़ दो, ये बुरी चीज है, तो क्या वो छोड़ देगा? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आचार्य विद्यानंद ने नरेंद्र से पूछा। अगर हम ये साबित नहीं कर पाए कि इन गोलियों में नशे की चीजें मिली हैं, तो यहां के लोग हमारा पीट पीट कर कचूमर निकाल देंगे। कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूंगा, आप लोग कुछ मत बोलिए, नरेंद्र बोला। नरेंद्र की बात मानकर ब्रह्मानंद केंद्र के वे तीनों वैद्य चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। जब नरेंद्र ने भी आचार्य विक्रमदेव की बनाई गोलियों में सर्प दानव के फूल होने की बात कही, तो वो बोला, नरेंद्र, तुम लोगों को भड़काना बंद करो। इस गोली में कोई भी नशीली चीज नहीं मिली है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर देख लो, तुम्हें सच का पता चल जाएगा। आचार्य विक्रमदेव की बात सुनकर नरेंद्र बोला, सच्चाई जानने के और भी तरीके हैं। अगर गोलियों को खाकर ही सच्चाई का पता चल जाता तो अब तक लोगों ने तो तुम्हें और तुम्हारे इस आयुर्वेदिक केंद्र को उखाड़ फेंका होता है। वैद्य शार्दुल नरेंद्र की काबिलियत को जानता था। वो ये भी जानता था कि नरेंद्र औषधियों के मामले में बड़ा ही तिकड़मी है। वो किसी ना किसी तरह से साबित कर देगा कि हमारी गोलियां खराब हैं। इसलिए वो बातचीत की दिशा बदलते हुए बोला, हम तुम्हारी बात क्यों माने? पहली बात तो हमारी गोलियों में कोई समस्या नहीं है, और अगर समस्या हुई भी तो उस समस्या को हमारे वैद्यों की टीम देखेगी। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है? नरेंद्र धीरे धीरे जाल बिछाता जा रहा था और आचार्य विक्रमदेव और वैद्य शार्दुल उसमें फंसते जा रहे थे। असल में जब वैद्य शार्दुल बोला कि अगर हमारी गोलियों में कोई समस्या हुई भी तो उनके वैद्य से ठीक करेंगे, ये सुनकर वहां इकट्ठा हुए लोगों में एक खुसफुसाहट शुरू हो गई। और नरेंद्र यही तो चाहता था। वो चाहता था कि लोगों के मन में आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की गोलियों को लेकर पहले एक शंका बना दी जाए, फिर उसका काम और आसान हो जाएगा। और नरेंद्र उसमें कामयाब होता दिखाई दे रहा था। बहुत हो चुकी बातचीत, आचार्य विक्रमदेव उकताते हुए बोला, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाए। आचार्य विक्रमदेव के साथ साथ वैद्य शार्दुल और वंदना भी नरेंद्र से बदला लेने के लिए उतावले थे। इस बार शार्दुल अपनी तलवार के साथ नरेंद्र पर झपटा। ठीक इसी समय एक बार फिर एक आवाज ने उनकी लड़ाई रोक दी। रुक जाओ! सबकी नजरें मुख्य द्वार की तरफ घूम गईं। लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का बक्सा लेकर वैद्य भास्कर खींचते हुए आ रहा था। अगर यहाँ की औषधियों में कोई समस्या है तो इस बक्से से हमें जल्दी पता चल जाएगा। ये क्या है? वो लोहे का बक्सा सभी को हैरान करने के लिए काफी था। आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के मालिक त्रिलोकनाथ ने जब वैद्य भास्कर को बक्सा लाते हुए देखा तो वो बोला, ये क्या हो रहा है मेरे आयुर्वेद केंद्र में? कौन हो तुम और अंदर क्यों चले आ रहे हो? त्रिलोकनाथ की बात सुनकर नरेंद्र बोला, मैंने ये बक्सा मंगवाया है। तुम्हारी गोलियों का सारा कच्चा चिट्ठा इस बक्से में है। बस इसे एक बार खुलने दो, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। भले ही आचार्य विक्रमदेव आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र का मुख्य वैद्य था, लेकिन वो औषधियां नहीं बनाता था। वहां की सारी औषधियां खुद वहां का मालिक त्रिलोकनाथ बनाता था। इसलिए जब त्रिलोकनाथ ने नरेंद्र की बक्से वाली बात सुनी तो वो बहुत डर गया कि अब तो उसकी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो तिलमिलाते हुए बोला, दुष्ट लड़के, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अगर आज तुम मेरे हाथों मारे जाते हो तो मेरा दोष नहीं होगा। डर लग रहा है तुम्हें, हा? नरेंद्र त्रिलोकनाथ की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बक्से को खोलो, बक्से को खोलो, बक्से को खोलो। भीड़ चिल्ला रही थी। सब कोई जानना चाहता था कि बक्से में क्या है। नरेंद्र बक्सा खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो बूढ़ा आदमी दिखने में बेहद दबंग और खतरनाक लग रहा था।
उसे देखते ही त्रिलोकनाथ अपनी तलवार फेंककर एकदम से विनम्र हो गया और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर लगभग झुकते हुए बोला, अमात्य पुष्पदंत, आप अचानक से यहां कैसे? आइए आइए, आप कार्यालय में आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बैठकर बात करने नहीं आया हूं। आपके आयुर्वेदिक केंद्र में गोलियों में सर्प दानव के फूलों को मिलाने की बात सामने आई है। मैं इसी बात की जांच करने के लिए आया हूं। अमात्य पुष्पदंत त्रिलोकनाथ की तरफ देखकर बोले। अमात्य पुष्पदंत की बात सुनकर त्रिलोकनाथ घी से निपोरते हुए बोला, अमात्य पुष्पदंत, अगर कोई भी ऐरा गैरा इल्जाम लगाते चले और आप यकीन करते चलें तो ये बात ठीक नहीं है। असल में अमात्य पुष्पदंत शाही दरबार में मंत्री थे और एक वैद्य भी थे, इसलिए राजा ने उन्हें सभी आयुर्वेदिक केंद्रों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी शिकायत मिली थी कि आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की औषधीय गोलियों में कुछ ना कुछ घपला है, इसलिए वे जांच करने के लिए यहां आए थे। जब आप गलत नहीं हैं तो फिर आप जांच से डर क्यों रहे हैं? अगर जांच के बाद ब्रह्मानंद केंद्र गलत पाया जाता है तो आप उन्हें जो चाहे सजा दे सकते हैं। नरेंद्र त्रिलोकनाथ से बोला और लोहे का बक्सा खोलने के लिए बक्से की तरफ बढ़ गया। नरेंद्र के कदम ज्यों-ज्यों बक्से की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे त्रिलोकनाथ का दिल धड़क रहा था। क्या था उस लोहे के बक्से में जिसको खोलने के नाम पर त्रिलोकनाथ के पसीने छूट रहे थे? अमात्य पुष्पदंत को त्रिलोकनाथ की गलतियों के बारे में कैसे पता चला, जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। आचार्य विद्यानंद आचार्य सोमदेव और वैद्य वासुदेव के साथ आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र पर जाकर गोलियों में सर्प दानव का फूल मिलाने का आरोप लगाते हैं। आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के मुख्य वैद्य आचार्य विक्रमदेव के हुक्म से वैद्य शार्दुल और 15 सिपाही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी नरेंद्र आकर हमला रोक देता है। इसी समय नरेंद्र की योजना के मुताबिक वैद्य भास्कर एक लोहे का बक्सा लेकर वहां पहुंचता है और नरेंद्र जांच करने की बात कहता है। लेकिन आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के मालिक त्रिलोकनाथ जांच कराने से मुकर जाते हैं। तभी वहां शाही दरबार से आयुर्वेदिक केंद्रों के मंत्री अमात्य पुष्पदंत किसी अनजान शिकायतकर्ता की खबर सुनकर वहां आते हैं और जांच करने का हुक्म देते हैं। नरेंद्र आगे बढ़कर लोहे का बक्सा खोल देता है। बक्से में देखते ही त्रिलोकनाथ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ पल के लिए बक्से का दरवाजा खोलने के बाद नरेंद्र ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उस बक्से में क्या था, ये नरेंद्र, वैद्य भास्कर, अमात्य पुष्पदंत और त्रिलोकनाथ के अलावा और कोई नहीं देख पाया। उधर आचार्य विक्रमदेव को त्रिलोकनाथ की कारगुजारियों की कोई खबर नहीं थी, इसलिए उसने त्रिलोकनाथ को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए त्रिलोकनाथ, उन्हें जांच करने दीजिए, देखते हैं वे क्या गुल खिला रहे हैं। जांच के बाद हम इन लोगों की ठीक से खबर लेंगे। आचार्य विक्रमदेव की बात सुनकर आचार्य विद्यानंद बोले, तब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है विक्रमदेव। तुम्हारे केंद्र की गोली की मैंने खुद जांच की है। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे यहां बनी सारी गोलियों में सर्प दानव का फूल मिलाया जा रहा है। इसी वजह से खाने वाले को तुरंत ताकत और स्फूर्ति मिलती है। अपनी बकवास बंद करो और सबूत पेश करो। आचार्य विद्यानंद की बात सुनकर आचार्य विक्रमदेव झुंझलाते हुए बोले। आचार्य विक्रमदेव की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, दे रहा हूं सबूत, थोड़ा धीरज रखिए। सबूत तो ऐसा मिलेगा कि सबूत देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसके बाद नरेंद्र ने तमाशा देख रहे और गोलियां खरीद रहे लोगों से पूछा, लेकिन सबूत देने के पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। तमाशबीन बनी भीड़ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि नरेंद्र आखिर क्या करने वाला है।
नरेंद्र भीड़ से सवाल पूछते हुए बोला, आप लोग मुझे बताइए कि सांप किस तरह के जानवर से सबसे ज्यादा डरते हैं। नरेंद्र का सवाल सुनकर भीड़ से कई तरह के जवाब आने लगे। किसी ने कहा नेवले से, किसी ने कहा बिल्ली या चील से। भीड़ का जवाब सुनकर नरेंद्र बोला, आप सभी जानते हैं कि सर्प दानव फूल केवल सांपों के बिलों में पाए जाते हैं और सांप इन फूल को खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, यह बात सही है, लेकिन इससे यह कैसे साबित होता है कि हमारी गोलियों में सर्प दानव फूल मिला हुआ है? आचार्य विक्रमदेव झुंझलाते हुए बोला। मैंने कहा ना, धीरज रखिए आप लोग, मैं सबके सामने इस बात को साबित करूंगा। नरेंद्र ने उनकी झुंझलाहट को देखकर कहा और फिर लोगों की तरफ देखकर बोला, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से 5वें स्तर की खतरनाक बिल्ली से कौन कौन डरता है। नरेंद्र की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बिल्ली से कौन डरता है? बिल्ली चाहे किसी भी स्तर की क्यों ना हो, उससे कौन डरेगा? ठीक है, फिर मैं एक बिल्ली निकलवाता हूं। नरेंद्र लोगों की बात सुनकर मुस्कुराया और बक्से में से एक 5वें स्तर की बिल्ली निकाली। लोगों को देखते ही बिल्ली बिदक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बिल्ली और उसका चिल्लाना सुनकर वहां खड़े सैकड़ों योद्धा अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। कुछ का डर तो इतना बढ़ गया कि वे जमीन पर लेट गए। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अभी थोड़ी देर पहले जो योद्धा शेख ही बघार रहे थे कि उन्हें बिल्लियों से डर नहीं लगता है, अब सभी के चेहरों पर मौत का खौफ था। जिन योद्धाओं को डर नहीं लगा था और चुपचाप खड़े थे, वो हैरान होकर बोले, ये क्या हो रहा है? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? नरेंद्र ने उस बिल्ली को बक्से में डाल दिया और बक्सा बंद कर दिया। इसके बाद वो लोगों को अपनी बात समझाते हुए बोला, सर्प दानव फूल सांपों का एक भोजन होता है, इसलिए जब आप इस फूल को खाते हैं तो सांपों का गुण आपके अंदर भी आ जाता है। इसलिए ये योद्धा बिल्ली को देखते ही डर गए। इसका मतलब साफ है कि आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की गोलियों में मुख्य रूप से सर्प दानव के फूल मिलाए जाते हैं। हमारे साथ धोखा किया गया है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। जिन योद्धाओं ने त्रिलोकनाथ के केंद्र से गोलियां खरीदी थी, वे भड़क गए और अपनी अपनी तलवारें निकालकर आचार्य विक्रमदेव और त्रिलोकनाथ पर टूट पड़े। रुक जाइए आप लोग, अब इन अपराधियों से शाही दरबार निपटेगा। इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लोगों को बेकाबू होते हुए देखकर अमात्य पुष्पदंत चिल्लाते हुए बोले, लेकिन उनकी बात कौन सुनने वाला था। इन दुष्टों ने हमारी साधना खराब कर दी है, हम इन्हें मारकर अपना बदला लेंगे। मार डालो इन कमीनों को, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तमाशबीन बने लोग जो अब तक आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र की गोलियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, वे अब उस केंद्र के सभी वैद्यों के जान के दुश्मन बने हुए थे। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। त्रिलोकनाथ, आचार्य विक्रमदेव और वैद्य शार्दुल सभी को लोगों ने घेर लिया और उन्हें बुरी तरह पीटने लगे। नरेंद्र, आचार्य विद्यानंद, आचार्य सोमदेव और वैद्य वासुदेव मौके का फायदा उठाकर वहां से खिसक लिए। इस तरह का खतरनाक माहौल देखकर अमात्य पुष्पदंत भी कहां रुकने वाले थे। वे भी नरेंद्र के जाने के तुरंत बाद 9-2-11 हो गए। वहां से निकलने के करीब 1 घंटे के बाद नरेंद्र और ब्रह्मानंद केंद्र के तीनों बुजुर्ग वैद्य आर्यकुल गुरुकुल जाने वाली सड़क पर दिखाई दिए। आचार्य सोमदेव नरेंद्र से बोले, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया नरेंद्र, तुमने समय पर आकर हमारी जान बचा ली। उनकी बात सुनकर नरेंद्र हंसते हुए मजाकिया अंदाज में बोला, कोई बात नहीं आचार्य, लेकिन आप लोगों की रणनीति काफी खराब थी। आगे से अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो, रणनीति बनाने के पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नरेंद्र का मजाक सुनकर सभी हंस पड़े। इसके बाद नरेंद्र आचार्य विद्यानंद से बोला, आचार्य मुझे कुछ काम से कहीं जाना है, मैं कुछ दिनों तक नहीं आ सकूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तब तक ब्रह्मानंद केंद्र की जिम्मेदारी संभालें।
आचार्य विद्यानंद को इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसके बाद नरेंद्र ने उन सभी से विदा ली और फिर तेज कदमों के साथ आर्यकुल गुरुकुल की तरफ चला गया। उधर आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र में तोड़फोड़ मचाने के बाद और वहां के सभी वैद्यों को पीटने के बाद आखिरकार भीड़ वहां से चली गई। जब लोगों की भीड़ छंट गई, उसके बाद आरोग्य आयुर्वेदिक केंद्र के खंडहर में काले रंग का कपड़ा पहना हुआ एक भयानक आदमी आया। उस आदमी को देखते ही त्रिलोकनाथ बाहर आया और घुटने टेक कर बैठ गया और बोला, हमें माफ कीजिए मेरे आका, हम इस केंद्र को बचा नहीं पाए। क्या नाम है उस लड़के का? काले कपड़े पहने उस आदमी की एक भर्राई हुई आवाज आई। उसकी आवाज से मालूम होता था कि वो करीब 50 साल का आदमी होगा। उसका नाम नरेंद्र है। वो जम्बूराज शहर से आया है और आर्यकुल गुरुकुल में पढ़ता है। त्रिलोकनाथ ने अपना सर झुकाए हुए जवाब दिया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आका के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत भी कर सके। आज उसने हमारा नुकसान किया है। उसका सिर्फ एक ही बदला है, उसकी मौत। काले कपड़े वाले उस आदमी ने कहा और झुककर जमीन पर बिखरी हजारों गोलियों में से एक काले रंग की एक औषधीय गोली उठाई और फिर बोला, इन गोलियों को बनाने में मैंने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी लगा दी थी और वो दुष्ट हमें सिर्फ चंद घंटों में बर्बाद करके चला गया। उधर आर्यकुल गुरुकुल के मुख्य द्वार पर गुरुकुल के 2 छात्र खड़े होकर बातें कर रहे थे। नरेंद्र अभी गुरुकुल नहीं पहुंचा था। तभी अचानक से 3 लोग आए। उनमें से एक लड़की थी। लड़की और एक लड़के की उम्र 25 साल के आसपास की थी, जबकि तीसरा आदमी बड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। आते ही बड़े आदमी ने मुख्य द्वार पर खड़े दोनों लड़कों में से एक से पूछा, मेरा नाम जितेंद्र है, क्या आप नरेंद्र को जानते हैं? मुझे उनसे मिलना है, हमें एक जरूरी काम है। जितेंद्र ने जिससे नरेंद्र के बारे में पूछा था वो अनुज था। वही अनुज जिससे नरेंद्र की अभ्यास की मीनार में तीसरे अभ्यास कक्ष को लेकर लड़ाई हो गई थी। नरेंद्र का नाम सुनकर ही अनुज गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन उसने अपने आप को किसी तरह से शांत करके अपनी बाहों को ऊपर उठाया और बोला, क्या काम है, बोलो। अनुज का सवाल सुनकर जितेंद्र बोला, उन्होंने श्यामली पर्वतमाला में मेरे एक भाई की जान बचाई थी, लेकिन मेरे धन्यवाद देने के पहले ही वे वहां से कहीं चले गए। इसलिए मैं उनसे मिलकर उन्हें अपने भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र का नाम सुनकर ही अनुज का खून खौल गया था। वो भड़कते हुए बोला, यहां कोई नरेंद्र नहीं है और जल्दी से यहां से फूट जाओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया तो बेहद बुरा होगा। अनुज को भड़कते हुए देखकर जितेंद्र हंसते हुए बोला, बड़े भाई, नरेंद्र ने साफ साफ मुझे बताया था कि वो इसी गुरुकुल में पढ़ता है, इसलिए मैं यहां आकर आपसे पूछ रहा हूं। इसमें भड़कने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, आप ये लीजिए और मुझे नरेंद्र का पता बता दीजिए। ये कहते हुए जितेंद्र ने अपनी जेब से एक ऊर्जा पत्थर निकाला और अनुज के हाथ में रखते हुए बोला, भिखारी समझ रखा है क्या मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अनुज ने वो ऊर्जा पत्थर जितेंद्र के मुंह पर फेंक दिया और बोला, मेरे परिवार के पास जितना पैसा है ना, उस पैसे से मैं सिर्फ ऊर्जा पत्थर ही नहीं, तुझे भी खरीद सकता हूं। तू घूस देने चला है मुझे? अनुज की बात सुनकर जितेंद्र उसके पास से आगे बढ़ते हुए बोला, चलो भाई, यहां से किसी दूसरे से पूछते हैं, ये बड़ा ही बदतमीज किस्म का लड़का है। 1 मिनट रुको। नरेंद्र मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं कई दिनों से उसे खोज रहा हूं, वो तो नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे ऊपर ही मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। ये कहते हुए अनुज क्रूरता से मुस्कुराया और जितेंद्र के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। अनुज ने जितेंद्र पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया था और जितेंद्र को भी अचानक से हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो भी असावधान था। थप्पड़ की वजह से वो दूर झाड़ियों में जाकर गिरा और उसके 2 दांत टूट गए। अचानक से अपने बड़े भाई पर हमला होते हुए देखकर
जितेंद्र के दोनों साथियों ने अपनी अपनी तलवार निकालकर अनुज का रास्ता रोकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई पर हाथ उठाने की? हम भले ही अपने गुरुकुल में नहीं हैं, लेकिन अपनी रक्षा करना बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। अपने भाई और बहन को तलवार निकालते हुए देखकर जितेंद्र जमीन पर गिरे गिरे ही चिल्लाया, तुम दोनों भाग जाओ, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। उन दोनों को तलवार निकालते हुए देखकर अनुज एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, तो तुम दोनों मुझे रोकोगे? अनुज ने भी अपनी तलवार निकाल ली और जितेंद्र के दोनों छोटे भाई बहन की तरफ लपका। अनुज के हाथों में तलवार देखकर और अपने बड़े भाई की चेतावनी को सुनकर दोनों भाई बहन भागने लगे। आज तो मैं तुम दोनों को मारकर उस दुष्ट नरेंद्र से ब्याज समेत दुश्मनी वसूल करूंगा। तभी अचानक से जितेंद्र को मुख्य द्वार से कुछ दूरी पर नरेंद्र मस्ती में झूमते हुए आता दिखाई दिया। नरेंद्र को देखते ही जितेंद्र रोते हुए जोर से चिल्लाया, भाई नरेंद्र, मेरे भाई बहन को बचाओ, वो उन्हें मार डालेगा। नरेंद्र को पुकारने वाली वो आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। जब उसने गुरुकुल के मुख्य द्वार की तरफ देखा तो वहां जितेंद्र झाड़ियों में गिरा हुआ था और उसके दोनों भाई बहन के सामने अनुज तलवार लिए खड़ा था। जब अनुज ने नरेंद्र को आता हुआ देखा तो जल्दी से उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और जितेंद्र के दोनों भाई बहन पर वार कर दिया। ये देखकर नरेंद्र की आंखों में खून उतर आया और वो वहीं से दौड़ते हुए चिल्लाया, नहीं, रुक जा कमीने। लेकिन इसके पहले कि नरेंद्र उस तक पहुंच पाता, अनुज की तलवार जितेंद्र के भाई बहन की गर्दन तक पहुंच चुकी थी। क्या नरेंद्र जितेंद्र और उसके दोनों भाई बहन को बचा पाएगा? लोगों के तोड़ फोड़ मचाने के बाद काले रंग के कपड़े पहने हुए एक रहस्यमयी इंसान आरोग्य आयुर्वेद की अनुज उससे दुश्मनी निकालने के लिए जितेंद्र के छोटे भाई बहन पर तलवार से वार करने वाला है। नरेंद्र उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही अनुज की तलवार जितेंद्र के भाई बहन की गर्दन तक पहुंच जाती है। जब नरेंद्र ने देखा कि वो जितेंद्र के भाई बहन को नहीं बचा पाएगा, तब उसने दौड़ते हुए ही अपना चाकू निकाला और अनुज की तरफ फेंक दिया। इसके पहले कि अनुज की तलवार जितेंद्र के भाई बहन की गर्दन काटती, वो चाकू उसकी तलवार से टकरा गया और अनुज की तलवार छिटक कर दूर जा गिरी। आह! अनुज जोर से चिल्लाया और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। अगर उसने तत्काल अपना हाथ पीछे नहीं खींचा होता तो चाकू से उसका हाथ ही कट गया होता। जब अनुज ने नरेंद्र को देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा और मजबूत हो गया। पिछली बार जब उसका नरेंद्र से मुकाबला हुआ था तब भी ईशान बीच में आ गया था, वरना उसी समय दोनों की दुश्मनी का फैसला हो गया होता। नरेंद्र आते ही सीधे जितेंद्र के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, भाई तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारा बदला उससे जरूर लूंगा। अनुज से थप्पड़ खाने के बाद जैसे जितेंद्र का चेहरा एक चट्टान से टकरा गया था, इसलिए उसके चेहरे के कोनों से खून निकल रहा था। जब उसने नरेंद्र को देखा तो उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी की मुस्कान उभर आई। वो बोला, भूल जा भाई, वो बहुत ही बदतमीज लड़का है। मेरे लिए तुम्हें किसी से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी चोट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तुम अगर कुछ नहीं भी बताओगे तो भी मैं उसे मार डालूंगा, उससे मेरी पुरानी दुश्मनी है। नरेंद्र बोला और खा जाने वाली नजरों से उसने अनुज की तरफ देखा। नरेंद्र को गुस्से में अपनी तरफ आते देखकर अनुज बोला, आओ आओ नरेंद्र, मैं तुम्हें ही खोज रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ मौत भी तुम्हें खोज रही है, इसलिए तुम अचानक से अपने आप मेरे सामने आ गए। इधर न जाने क्यों नरेंद्र के चेहरे से मौत का इरादा गायब हो गया और अब वो अनुज को मारना नहीं चाहता था, वो बस उससे माफी मंगवाना चाहता था।
लेकिन अनुज की आंखों में अभी भी नरेंद्र की हत्या का इरादा तैर रहा था। उसने अपनी गिरी हुई तलवार उठाई और नरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। उन दोनों के लड़ने से वहां आसपास एक शक्तिशाली ऊर्जा छा गई, जिससे डरकर जितेंद्र और उसके दोनों भाई बहन कई कदम पीछे हट गए। अनुज भी कमजोर नहीं था। जब नरेंद्र गुरुकुल से बाहर गया हुआ था, तब उसने लगभग अपना पूरा समय अभ्यास मीनार में जाकर अभ्यास करने में बिताया था, ताकि वक्त आने पर नरेंद्र का मुकाबला कर सके। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से नरेंद्र पर वार किया। नरेंद्र ने भी अपनी तलवार आगे करके उसका वार रोका। बूम! उन दोनों की तलवारों के आपस में टकराने से एक जोर की आवाज हुई और पूरा गुरुकुल गूंज उठा। अचानक से धमाके की आवाज सुनकर गुरुकुल के कई छात्र आकर वहां तमाशा देखने लगे। अचानक से अनुज ने फिर एक दांव चला और नरेंद्र की तलवार को अपनी तलवार से रोकते हुए नरेंद्र की पीठ पर एक जोरदार घूंसा झड़ दिया। आ! नरेंद्र की एक दर्दनाक चीख गूंजी और उसके मुंह से खून की एक बौछार निकल गई। अनुज के इस शक्तिशाली वार से एक पल के लिए नरेंद्र का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और पूरी ताकत से अनुज पर वार करते हुए बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरा इरादा बदल दिया। अब तुम नहीं बचोगे। नरेंद्र ने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई और अनुज को तलवार से हमला करने का गच्चा देते हुए चालाकी से अपने कमर से कटार निकाली और उसकी बाईं बाह पर वार कर दिया। अनुज को अचानक से ऐसे वार की उम्मीद नहीं थी। नरेंद्र के वार से एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ और इस बार अनुज हवा में उड़ गया और धूल उड़ाते हुए दूर जा गिरा। जब धूल का गुबार छटा तो अनुज का एक हाथ गायब था और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। वो इतना भयानक लग रहा था जैसे वो किसी नरक का दूत हो। इतना चोटिल हो जाने के बाद भी वो चिल्लाया, दुष्ट नरेंद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अभी तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? और फिर से वो तलवार लेकर नरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। जब गुरुकुल के छात्रों ने अनुज का ये हाल देखा तो वे सिहर उठे। अनुज गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली छात्रों में से एक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कोई उसे इतनी बुरी तरह पीटेगा। अरे देखो, वो तो नरेंद्र है! अचानक से भीड़ में से कोई चिल्लाया। सच में ये बहुत उपद्रवी लड़का है। अभी इसे गुरुकुल में लौटे घंटा भर भी नहीं हुआ और ये फिर से मारपीट करने लगा। सही कह रहे हो तुम। उसकी बात सुनकर भीड़ में से दूसरा लड़का बोला, जब से गुरुकुल में शामिल हुआ है तब से दर्जनों लड़कों को मार चुका है। उधर अनुज अपनी बची खुची ताकत बटोरकर फिर से खड़ा हुआ। उसका एक हाथ पहले से ही चोटिल हो चुका था। इस बार उसने अपनी तलवार फेंक दी और अपने हाथ में एक भाला लेकर नरेंद्र की तरफ दौड़ा। तुम मुझे मारने पर मजबूर कर रहे हो, नरेंद्र अफसोस जताते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं मार सकता। असल में कुलाचार्य ने पिछली बार नरेंद्र को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर वो कभी भी गुरुकुल के किसी छात्र की हत्या करेगा तो उसे गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। तभी अचानक से नरेंद्र के मन में एक ख्याल आया और वो बोला, भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का एक उपाय है। इतने में अनुज भाला लेकर नरेंद्र के पास पहुंच चुका था। ठीक इसी समय नरेंद्र ने अपना आत्मिक चाकू निकाला और उसे अनुज पर फेंक दिया। नरेंद्र का वो चाकू सनसनाता हुआ गया और सीधे अनुज की छाती में घुस गया। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। चाकू लगते ही अनुज की एक ठंडी चीख गूंजी और वो निढाल होकर जमीन पर गिर गया। नरेंद्र ने उसका साधना चक्र काट दिया था। भले ही अनुज अब जिंदा था, लेकिन एक योद्धा के तौर पर वो हमेशा के लिए मर चुका था। गुरुकुल के सभी छात्रों के साथ साथ जितेंद्र और उसके दोनों भाई बहन भी नरेंद्र को हैरान निगाहों से देख रहे थे। जितेंद्र का छोटा भाई इतना डर गया था कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अनुज के साथ मुकाबला खत्म होने के बाद
जितेंद्र नरेंद्र के पास गया और उसे शुक्रिया कहते हुए बोला, भाई नरेंद्र, आपने एक बार फिर मेरे भाई बहन की जान बचाई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जितेंद्र की बात सुनकर नरेंद्र बोला, शुक्रिया की कोई बात नहीं है भाई जितेंद्र, उससे मेरी पुरानी दुश्मनी थी। आओ गुरुकुल के अंदर चलें। नहीं भाई, मैं अपने गांव जा रहा हूं, जितेंद्र बोला। इस समय मैं बहुत जल्दी में हूं, रास्ते में ही आपका गुरुकुल था तो मैं यहां आपसे मिलने चला आया। इतना कहने के बाद जितेंद्र ने अपने जेब से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें नरेंद्र के हाथ में रखते हुए बोला, भाई मैं आपके लिए एक ये छोटा सा तोहफा लाया हूं, इसे ले लो। नरेंद्र ने उन गोलियों को देखा। वे गोलियां उसके किसी काम की नहीं थीं, लेकिन जितेंद्र का प्यार देखकर उसने चुपचाप उन्हें ले लिया और मुस्कुराते हुए जितेंद्र से बोला, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। नरेंद्र को मुस्कुराते हुए देख जितेंद्र की आंखें चमक उठी। कुछ देर चुप रहने के बाद वो फिर बोला, ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। आपको भी अगर कभी समय मिले तो मेरे गांव जरूर आइएगा। इसके बाद जितेंद्र अपने दोनों भाई बहन के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद नरेंद्र ने गुरुकुल के भीतर कदम रखा। तुमने ये बहुत गलत किया नरेंद्र। रामनाथ जी का परिवार पहले से ही तुम्हें मारना चाहता है और अब तुमने मेरे परिवार से भी दुश्मनी ले ली है। अब मेरे भाई तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। अनुज उससे थोड़ी दूर खड़ा लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन नरेंद्र उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे बढ़ गया। नरेंद्र और अनुज की लड़ाई की खबर आग की तरह पूरे गुरुकुल में फैल गई। पुष्कर एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। तभी अचानक से उसका एक दोस्त आया और बोला, अरे पुष्कर, तुमने सुना, वो नरेंद्र लौट आया है। क्या? आखिर उसने इतने कठिन काम को पूरा कैसे कर लिया? लाल दानव समूह तो काफी खूंखार और खतरनाक होते हैं, वो उन्हें कैसे मार पाएगा? जरूर कोई ना कोई तीसरा उसकी मदद कर रहा है। पुष्कर अपने दांत पीसते हुए बोला। पुष्कर के इतना कहने के बाद उसका दोस्त गंभीर होकर बोला, एक बुरी खबर भी है। कैसी बुरी खबर? दोस्त की बात सुनकर पुष्कर के चेहरे पर भी गुस्से की जगह गंभीरता आ गई। उसने आते ही गुरुकुल के मुख्य द्वार पर भाई अनुज का साधना चक्र काट दिया। पुष्कर के दोस्त ने जवाब दिया। क्या? दोस्त की बात सुनकर एक बार फिर पुष्कर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपने हाथ में लिया पानी का ग्लास जमीन पर पटकते हुए बोला, धिक्कार है हम लोगों पर। उसने अकेले हमारे एक दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी और हम कुछ नहीं कर पाए। हम इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें तुरंत ही कुछ करना होगा। पुष्कर की बात सुनकर उसका दोस्त बोला, भाई पुष्कर, आगे तुम्हें कुछ भी करना है तो जल्दी करो, वरना मैंने सुना है कि वो जल्द ही अपने शहर वापस लौटने वाला है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास एक ही योजना है। नरेंद्र अपने शहर वापस जाने के पहले ही मारा जाएगा। पुष्कर एक गहरी सांस लेते हुए बोला और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। उधर गुरुकुल में जाने के बाद नरेंद्र सीधे छात्रावास में रेवती के कमरे में गया। रेवती उसका इंतजार कर रही थी। नरेंद्र को देखते ही वो खुशी से चहकते हुए बोली, नरेंद्र, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम कुलाचार्य के दिए कामों को जरूर पूरा करोगे। इतना कहने के बाद रेवती अचानक से गंभीर हो गई और उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो गुस्साते हुए बोली, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं। तुम पूरे 5 दिन देर से आए हो। मेरे सभी दोस्त अपने अपने घर जा चुके हैं। पूरे छात्रावास में सिर्फ मैं ही अकेली तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इधर पिछले 1 साल से नरेंद्र युद्ध शैली सीखने और अमर योद्धा बनने के अभ्यास में इतना डूब चुका था कि वो भूल ही गया था कि उसकी कोई प्रेमिका भी है। उन दोनों को एक ही गुरुकुल में पढ़ते हुए 1 साल बीत चुका था। पूरे 1 साल के बाद आज पहली बार जब छुट्टियों में घर जाने का समय आया तो नरेंद्र रेवती से मिलने आया। कोई बात नहीं, मुझे
शाही राजधानी में एक काम में कुछ ज्यादा वक्त लग गया, इसलिए देर हो गई। कल सुबह हम अपने घर के लिए रवाना होंगे। नरेंद्र ने जानबूझकर ब्रह्मानंद केंद्र वाली बात रेवती से छुपा ली। इतना कहने के बाद नरेंद्र रेवती के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाकर थकान मिटाने के लिए जल्दी से सो गया, क्योंकि उसे अगली सुबह घर जाना था। शाम गहरी हो चुकी थी और अंधेरा छाना शुरू हो गया था। नरेंद्र के शहर जंबूराज की तरफ जाने वाले रास्ते पर 7 रहस्यमय योद्धाओं की एक टोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक बोला, अरे यार राजेश, हम लोग इधर छोटे शहर की तरफ कहां जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि वो लड़का आर्यकुल गुरुकुल में पढ़ता है? हम सीधे सीधे वहीं जाकर उसे क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? बोलने वाले का नाम बलवंत था। वो करीब 7 फुट का हट्टा कट्टा योद्धा था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। उसकी बात सुनकर राजेश बोला, उसे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके परिवार को बंधक बना लो, फिर तो वो जहां भी होगा दौड़ते भागते आएगा। हमें बिना मतलब के उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होने की क्या जरूरत? तुम ठीक कह रहे हो, चलो और उसका काम तमाम करें। राजेश की बात सुनकर बलवंत एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला। धीरे धीरे रात गहरी हो गई और जंबूराज शहर में लोग आराम से निश्चिंत होकर सो रहे थे। उन्हें अगली सुबह मचने वाली तबाही के बारे में कोई खबर नहीं थी। नरेंद्र के परिवार को बंधक बनाने जा रहे ये अजनबी कौन थे? क्या नरेंद्र समय पर घर पहुंचकर अपने परिवार को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम। गुरुकुल से लौटने के बाद नरेंद्र सीधे रेवती के पास जाता है और उससे अगले दिन सुबह शहर लौटने की बात कहता है। वहां आर्यकुल गुरुकुल से कुछ दूरी पर नरेंद्र के शहर वाले रास्ते पर कुछ अजनबी आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनकी बातचीत से यह जाहिर होता है कि वे नरेंद्र के दुश्मन हैं और उसके परिवार को बंदी बनाने के लिए जा रहे हैं। अगले दिन नरेंद्र सुबह जल्दी उठकर घर जाने के लिए तैयार हो गया और रेवती के कमरे के सामने पहुंच गया। जब रेवती अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे देखकर नरेंद्र भी हैरान हो गया। रेवती सफेद रंग की पोशाक पहने हुई थी और उस सफेद पोशाक में वो किसी परी की तरह लग रही थी। जब नरेंद्र ने देखा तो वो देखता ही रह गया। रेवती छात्रावास की सीढ़ियों से उतरकर सामने आई और नरेंद्र से बोली, तो अब चलें घर? रेवती की आवाज से नरेंद्र की तंद्रा टूटी और वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ चलो। गुरुकुल से निकलने के बाद सभी लोग नरेंद्र के साथ चल रही रेवती को ही घूर घूर कर देख रहे थे। इसलिए कुछ दूर चलने के बाद रेवती ने अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढक लिया। एक दिन का सफर तय करने के बाद वे आराम करने के लिए एक चाय की दुकान पर रुके। नरेंद्र पूरे सफर के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रेवती से क्या बोले। आखिरकार रेवती ने ही चाय की एक चुस्की लेते हुए बातचीत की शुरुआत की और नरेंद्र से पूछा, तो आपके और आचार्य मनुदेव के बीच लड़ाई होनी तय है? रेवती की बात सुनकर नरेंद्र झेंप गया। वो सोचने लगा कि आखिर नागसेन को मारने वाली बात इसे कैसे पता चल गई। फिर कुछ देर के बाद वो थूक गटकते हुए बोला, कुछ कह नहीं सकते, देखो क्या होता है। मैं आप दोनों के बीच मामले में सुलह करा सकती हूं, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूं। रेवती नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। भले ही रेवती कानूनन उसकी पत्नी थी, लेकिन रेवती का व्यवहार वो भूला नहीं था। रेवती पहले उसके साथ कितनी बुरी तरह से पेश आती थी, ये बात उसे अब भी याद थी। यही वजह थी कि जब भी वो रेवती की तरफ थोड़ा आकर्षित होता था तो वो कुछ कह नहीं पाता था। वो इस बात से डरता था कि कहीं रेवती फिर से उससे उसी तरह से नापेश आने लगे। एक छोटी खांसी से नरेंद्र अपना गला साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा।
नरेंद्र जानता था कि रेवती उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो अपने दुश्मनों के बीच रेवती को नहीं घसीटना चाहता था। नरेंद्र की बात सुनकर रेवती बोली, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम इतना लड़ाई झगड़े में क्यों उलझे रहते हो। जब मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता है तो बिना मतलब का जोखिम लेने की क्या जरूरत है। रेवती की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। नरेंद्र का मजाक सुनकर रेवती हंस पड़ी। पिछले 1 साल के दौरान दोनों के रिश्ते में काफी बदलाव आया था। रेवती इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ सामान्य होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। चाय पीने के बाद नरेंद्र ने बिल का भुगतान किया और रेवती के साथ उस दुकान से बाहर निकल गया। नरेंद्र अभी जैसे ही दुकान से बाहर निकला था कि अचानक से उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें पता है, कल रात मैंने जम्बू राज की तरफ जाने वाली सड़क पर क्या देखा? नरेंद्र ने देखा कि यह बात कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब तरह का खौफ दिखाई दे रहा था। क्या देखा? उसके साथी ने पूछा। वे दोनों शायद व्यापारी थे और सामान बेचने के लिए कई शहरों में जाया करते थे। जब नरेंद्र ने उनकी बातचीत सुनी तो वो वहीं ठिठक गया। मैं कल रात को शौच से आ रहा था तो मुझे जम्बूराज की तरफ जाने वाले रास्ते पर 7 बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी योद्धाओं की एक टोली दिखाई दी थी। वे शायद भाड़े के हत्यारे थे। वे किसी को पकड़ने के लिए, उसके परिवार का अपहरण करने के लिए जम्बूराज जा रहे थे। जब नरेंद्र ने उस व्यापारी के मुंह से इतना सुना तो वो उस व्यापारी के टेबल के सामने गया और उस व्यापारी का गला पकड़कर हवा में ऊपर टांग दिया और बोला, बताओ उन 7 ने और क्या कहा और तुम कौन हो? मैंने बस इतना ही सुना था, प्लीज मुझे मत मारो, मैं छोटा मोटा व्यापारी हूं, मुझे और कुछ नहीं मालूम। नरेंद्र को ऐसा करते देखकर वो व्यापारी छटपटाने लगा। व्यापारी की बात सुनकर नरेंद्र ने उसे एक तरफ पटक दिया और तुरंत वहां से निकल गया। अचानक से नरेंद्र को ऐसा करते हुए देखकर रेवती हैरान हो गई। वो परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ नरेंद्र, तुम अचानक से इतना परेशान क्यों हो गए हो? नरेंद्र बिना जवाब दिए सड़क पर भागने लगा। नरेंद्र को भागते हुए देख रेवती भी उसके पीछे पीछे भागी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर बोली, क्या हुआ नरेंद्र, तुम भाग क्यों रहे हो? हमारा परिवार खतरे में है, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। नरेंद्र चिल्लाते हुए बोला। यह सुनकर कि परिवार खतरे में है, रेवती की भी चाल तेज हो गई और वो भी नरेंद्र के साथ दौड़ने लगी। आमतौर पर गुरुकुल से जम्बू राज्य की यात्रा में 5 दिन का समय लगता था, लेकिन नरेंद्र और रेवती के पास इतना समय नहीं था कि वे आराम से जाते, इसलिए वे दौड़ रहे थे। नरेंद्र को शाम में ये बात पता चली और वो उसी वक्त घर के लिए निकल गया। वे पूरी रात दौड़ते रहे। काफी देर तक दौड़ते रहने की वजह से रेवती की सांस फूलने लगी और वो रुककर सड़क पर ही बैठ गई और बोली, रुको नरेंद्र, मैं अब और नहीं चल सकती। रेवती को थका हुआ देखकर नरेंद्र थोड़ी देर के लिए रुका और अपनी जेब से एक शक्तिवर्धक गोली निकालकर उसे दे दी और बोला, इसे खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर दौड़ पड़े, लेकिन कुछ दूर तक दौड़ने के बाद अचानक से नरेंद्र रुक गया। उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नरेंद्र को रुकते देखकर रेवती बोली, क्या हुआ नरेंद्र, तुम रुक क्यों गए? खतरे की आहट आ रही है, नरेंद्र अपनी तलवार निकालते हुए बोला। नरेंद्र को तलवार निकालते हुए देखकर रेवती ने भी अपनी तलवार निकाल ली। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। दोनों चौकन्ने हो गए। ये जरूर मौत के शिकारी होंगे, नरेंद्र बुदबुदाते हुए बोला। मौत के शिकारी? नरेंद्र की बात सुनकर रेवती चौंक उठी। वो बोली, तो तुमने उनसे भी दुश्मनी ले ली है, लेकिन कैसे? रेवती का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, मुझे नहीं पता कि वो मेरे दुश्मन क्यों हैं। वो पहले भी मुझ पर 2 बार हमला कर चुके हैं, लेकिन उनके सैनिक हारते ही आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ नहीं बताते कि वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं। वे अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक से झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, नरेंद्र, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और झाड़ियों के पीछे से आचार्य कृष्णदास निकलकर नरेंद्र के सामने आया।
उसके पीछे पीछे उसके 4 साथी भी जो झाड़ियों में छुपे हुए थे वे भी बाहर आ गए। आचार्य कृष्णदास! नरेंद्र भी उन्हें देखकर हैरान हो गया। वो बोला, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे यहां और इस तरह से मिलेंगे। नरेंद्र ने आचार्य कृष्णदास के पीछे खड़े लोगों पर नजर डाली। आचार्य कृष्णदास के साथ आए 4 लोगों के चेहरों को भी नरेंद्र अच्छी तरह से पहचानता था, लेकिन नरेंद्र के लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि उन चेहरों में से एक चेहरा पुष्कर का भी था। तुम्हें सजा तो देनी ही थी, आचार्य कृष्णदास बोला। सबसे पहले तो तुमने पंच तत्व प्रतियोगिता में मेरे सबसे प्यारे शिष्य को मिलने वाला खिताब छीन लिया, और तो और पिछले महीने तुमने उसे गुरुकुल में सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इतना कहने के बाद आचार्य कृष्णदास थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया। आचार्य कृष्णदास की बात सुनकर नरेंद्र बोला, तो ये तुम लोग थे जो मेरा हमेशा छुप छुप कर पीछा करते थे? हाँ, ये हम ही थे। हम तुम्हारे गुरुकुल से निकलने के बाद से ही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। नरेंद्र का सवाल सुनकर पुष्कर बोला, मैं तुमसे बदला लेने के लिए किसी अच्छे मौके की तलाश कर रहा था, और वो मौका मुझे आज जाकर मिला है। पुष्कर की बात सुनकर नरेंद्र पहले तो हंसा और फिर बोला, ठीक है, आओ मुकाबला करो, और अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत हो तो मुझे मारकर दिखाओ। नरेंद्र उन 4 से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर वो चाहता तो उन 4 को एक ही वार में मूली की तरह काट सकता था। बस उसे आचार्य कृष्णदास से लड़ने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। नरेंद्र की बात सुनकर पुष्कर बोला, तुम्हें इतनी आसानी से मारने के लिए नहीं हम तुम्हारा इतने दिनों से पीछा कर रहे हैं। इतना कहने के बाद पुष्कर जोर से हंसा और फिर बोला, हम तुम्हारे सामने पहले तुम्हारी पत्नी को मारेंगे और फिर उसके बाद तुम्हारा साधना चक्र तोड़कर तुम्हें छोड़ देंगे, ताकि तुम ना जी सको और ना ही मर सको। जैसे ही पुष्कर ने रेवती का नाम लिया, अचानक से नरेंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो भड़कते हुए बोला, तू इस लायक भी नहीं है कमीने कि तू अपनी गंदी जुबान से रेवती का नाम भी ले सके। रिश्वतखोर साला धोखेबाज। वैसे इसमें भी तेरी गलती नहीं है। जैसा तेरा गुरु होगा वैसा ही तो तू भी होगा ना। नरेंद्र की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल थीं, जैसे उनमें खून भर गया हो। वो एक कदम आगे बढ़कर पुष्कर की तरफ तलवार दिखाते हुए बोला, तू बस एक कदम रेवती की तरफ बढ़कर देख। तेरे 1000 टुकड़े करके चील कौवों को ना खिला दूं तो कहना। जब आचार्य कृष्णदास ने पुष्कर और नरेंद्र की बात सुनी तो वो पुष्कर की तरफ देखकर बोला, बेवकूफी मत दिखाओ पुष्कर, जल्दी से दोनों को मारकर यहां से निकल चलो। नरेंद्र ब्रह्मानंद केंद्र का मुख्य वैद्य है। अगर ये बात राजकुमारी माला को पता चल गई तो हमारा घर से निकलना भी दूभर हो जाएगा। आचार्य कृष्णदास की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा पुष्कर और उसके बाकी 3 साथी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े और नरेंद्र पर टूट पड़े। पुष्कर और उसके 3 साथियों को अपनी तरफ आता देखकर नरेंद्र रेवती से बोला, इन कचरों से डरने की जरूरत नहीं है रेवती, तुम बस किनारे होकर मुकाबला देखने का मजा उठाओ। मैं इन 4 को 10 मिनट से भी कम समय में मार डालूंगा। नरेंद्र की बात सुनकर रेवती थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन उसने अपनी तलवार को मयान में नहीं रखा, बल्कि हाथ में ही लिए रही, ताकि अगर नरेंद्र कहीं कमजोर पड़ जाए तो वो उसकी मदद कर सके। उन 4 को आगे बढ़ते देख नरेंद्र ने पहले तो अपना खंजर निकाला, लेकिन फिर उसने अपना खंजर वापस रख के अपनी तलवार निकाल ली। नरेंद्र को यह तलवार उसके परिवार के नौकर सत्तू ने बनाकर दी थी जब वो अपने शहर से गुरुकुल के लिए आ रहा था। नरेंद्र की यह तलवार भी एक तरह का आत्मिक हथियार था। पुष्कर और उसके 3 साथी आगे बढ़े और 2 साथियों ने एक साथ नरेंद्र की गर्दन पर वार किया। नरेंद्र ने सही समय पर अपना सर नीचे करके उनके उस वार को बेकार कर दिया। नरेंद्र को इस तरह चकमा देकर बचते हुए देखकर पुष्कर का एक साथी बोला, चकमा दे रहा है दुष्ट, चाहे आज तू कितना भी दाव आजमा ले, आज तू नहीं बचेगा। उन दोनों के वार से बचने के तुरंत बाद नरेंद्र ने गुलाटी खाते हुए पैंतरा बदल लिया और अगले ही पल नरेंद्र की तलवार एक हमलावर की छाती में जा घुसी। ठीक उसी वक्त
नरेंद्र ने दूसरे हाथ से अपनी कमर में रखी कटार निकाली और उस कटार को पुष्कर के दूसरे साथी के गले में घुसेड़ दिया। पलक झपकते ही नरेंद्र ने पुष्कर के दो साथियों को मार डाला। नरेंद्र इधर आचार्य कृष्णदास और पुष्कर से लड़ रहा था, तभी उधर उसके शहर में अभी ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक से प्रवेश द्वार पर 7 रहस्यमय योद्धा प्रकट हुए और आते ही उन्होंने मारकाट मचाना और दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को लगा कि शहर में डाकू आ गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि वे 7 लुटेरे नहीं बल्कि वे भाड़े के योद्धा हैं और यहां किसी की खोज में आए हैं। शहर में वे जिधर से भी गुजरते वहां की दुकानें और घरों के दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे और लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आकर उन योद्धाओं से पूछ सके कि उन्हें किसकी तलाश है। वो रहा उस दुष्ट नरेंद्र का घर। उन 7 में से एक ने नरेंद्र के घर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये हमलावर कौन थे? नरेंद्र की इनसे क्या दुश्मनी थी? इनके हमला करने से पहले नरेंद्र अपने घर वापस आ पाएगा या फिर आचार्य कृष्णदास और पुष्कर की वजह से वो अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम में। अचानक झाड़ियों के पीछे से आचार्य कृष्णदास अपने 4 शिष्यों के साथ बाहर निकलते हैं। उनके शिष्यों में पुष्कर को देखकर नरेंद्र हैरान हो जाता है। पुष्कर और उसके 4 साथी नरेंद्र पर हमला बोल देते हैं और मुकाबले में नरेंद्र उनके 2 साथियों को मार देता है। उधर नरेंद्र के शहर में अनजान हमलावर पहुंचते हैं और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। इधर एक ही झटके में अपने 2 शिष्यों को मरते हुए देखकर आचार्य कृष्णदास ने भी अपनी तलवार निकाली और नरेंद्र से मुकाबला करने के लिए कूद गया। आचार्य कृष्णदास, पुष्कर और उसका एक और साथी 3 तरफ से नरेंद्र पर वार कर रहे थे। आचार्य कृष्णदास वास्तव में नरेंद्र से ज्यादा शक्तिशाली था। नरेंद्र को उसके वारों को रोकने में काफी कठिनाई हो रही थी। वो मुश्किल से आचार्य कृष्णदास और पुष्कर के वारों को रोक पा रहा था। तभी अचानक से नरेंद्र को कमजोर पड़ते देखकर पुष्कर का एक साथी नरेंद्र के साथ लड़ना छोड़कर रेवती की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो रेवती के पास पहुंचने वाला था, अचानक एक चाकू आया और हवा में खून के छींटे उड़ गए। तुम्हें क्या लगा था कमीने, तू रेवती तक पहुंच पाएगा? नरेंद्र ने आचार्य कृष्णदास और पुष्कर से लड़ते हुए ही अपना चाकू निकाला और रेवती के पास पहुंचने के पहले ही उस लड़के को धराशायी कर दिया। तभी अचानक से रेवती नरेंद्र की तरफ देखकर चिल्लाई, बचो नरेंद्र! नरेंद्र को भी आभास हो गया था कि उसके पीछे से कोई वार होने वाला है। वो वार से बचने के लिए तुरंत नीचे झुक गया, लेकिन कृष्णदास इस तरह की धोखेबाजी वाले हमलों में काफी चालाक था। उसने एक साथ 2 हमले किए थे। पहले तो उसने नरेंद्र की गर्दन काटने के लिए तलवार घुमाई थी और ठीक उसी वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से एक खंजर से भी वार कर दिया था। रेवती के आगाह करने से नरेंद्र तलवार के वार से तो बच गया, लेकिन कृष्णदास का खंजर नरेंद्र की पीठ में धंस गया और नरेंद्र कराहते हुए जमीन पर गिर गया। क्यों निकल गई ना सारी हेकड़ी? नरेंद्र को जमीन पर गिरते हुए देखकर पुष्कर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। नरेंद्र को चोटिल देखकर रेवती अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ी, लेकिन नरेंद्र ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। लेकिन पुष्कर की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। वो घबराते हुए आचार्य कृष्णदास से बोला, ये कैसे हो सकता है आचार्य? ये नहीं हो सकता। इसके चोट के निशान अपने आप ठीक हो रहे हैं। नरेंद्र के पीठ के जख्म अपने आप ठीक होने लगे। ये देखकर आचार्य कृष्णदास कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा तो सिर्फ संचय जीवन औषधि की वजह से ही हो सकता है, लेकिन इसे बनाना काफी मुश्किल है। सच कहूं तो इस औषधि को मैं भी नहीं बना सकता। आचार्य कृष्णदास की बात सुनकर नरेंद्र बोला, हाँ मुश्किल तो था, क्योंकि उसे बनाने के लिए किसी भट्टी के नहीं बल्कि पृथ्वी के केंद्र की आग की जरूरत होती है।
इतना कहने के बाद नरेंद्र मुस्कुराया और फिर बोला, ऐसे बहुत से काम हैं जो तुम नहीं कर सकते और मैं आसानी से कर सकता हूं। इसी तरह का एक काम और है, तुम्हें एक आसान मौत देने का काम। नरेंद्र बोला और बोलने के साथ साथ ही उछला और अचानक से आचार्य कृष्णदास पर हमला किया। आचार्य कृष्णदास असावधान था और नरेंद्र के वार को नहीं रोक सका और मारा गया। आचार्य कृष्णदास भले ही नरेंद्र से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था, लेकिन बूढ़ा था। नरेंद्र ने उसे मारने के लिए खास तरह की योजना बनाई। नरेंद्र ने पहले उसे हमले में उलझाकर उसे थका दिया और फिर उसे लापरवाह होने के लिए एक बार जीतने का मौका दे दिया। जब पुष्कर ने अपनी आंखों के सामने अपने आचार्य को मरते हुए देखा तो उसके अंदर बदला लेने की चाहत और मजबूत हो गई, लेकिन साथ ही साथ वो नरेंद्र की ताकत देखकर थोड़ा डर भी गया था। जब उसे अपना पलड़ा कमजोर होते दिखा तो वो अपनी रणनीति बदलते हुए मायावी हमला करने के बारे में सोचने लगा। इसके लिए उसे सबसे पहले नरेंद्र को बातों में उलझाना था। वो बोला, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम ना तो मेरे जैसे वैद्य बन सकते हो और ना ही मेरे जैसा योद्धा। तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब तलवारबाजी के 4 दांव सीख कर अपने आप को बड़ा तोपखान समझने लगते हैं। पुष्कर की बात सुनकर नरेंद्र बोला, ठीक है, आओ तुम भी आजमा कर देख लो कि कौन कितना बड़ा तोपखान है। इधर पुष्कर ने नरेंद्र को बातों में उलझाया और उधर वो मन ही मन मायावी हमले का मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही पुष्कर का मायावी मंत्र खत्म हुआ, अचानक से नरेंद्र को तेज घुटन होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके गले के अंदर हवा भी नहीं जा पा रही है। जल्द ही उसकी सांस भी बंद हो गई। ये देखकर नरेंद्र घुटते हुए बोला, तुम जैसे दुष्टों से तो धोखेबाजी के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुझे पता था कि तू ऐसा जरूर करेगा। नरेंद्र को घुटते हुए देखकर पुष्कर हंसते हुए बोला, लड़ाई में सिर्फ जीत और हार मायने रखती है नरेंद्र, और इस लड़ाई में तू हार गया और मैं जीत गया। रेवती मायावी हमलों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो पुष्कर के हमलों का प्रतिकार भी नहीं कर सकती थी। जब उसने नरेंद्र को घुटते हुए देखा तो वो अपनी तलवार लेकर पुष्कर को मारने के लिए आगे बढ़ी। रेवती को लड़ने के लिए आगे आते हुए देखकर पुष्कर फिर हंसा और बोला, मुझे मारने से पहले अपने पति को देख लो। अगर मैं मर गया तो फिर उसका भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। पुष्कर की बात सुनकर रेवती ने पलटकर नरेंद्र की तरफ देखा। नरेंद्र की सांस बिल्कुल बंद हो गई थी और उसकी गले की नसें फूल गई थी। ये देखकर रेवती दौड़कर नरेंद्र के पास पहुंची और बोली, कोई तो उपाय जरूर होगा नरेंद्र इस हमले से उबरने का। काश मैंने मालविका जी की बात नहीं मानी होती और मायावी हमलों की पढ़ाई की होती तो आज हम पर यह मुसीबत नहीं आती। रेवती की आंखों से आंसू बह निकले। रात लगभग बीत चुकी थी और सुबह होने वाली थी। नरेंद्र ने रेवती को इशारा किया कि वो थोड़ा धीरज रखे, सब ठीक हो जाएगा। उधर पुष्कर ये तमाशा देखकर हंस रहा था। जब रेवती ने उसे हंसते हुए सुना तो वो बोली, पुष्कर देख, तू ये मायावी हमला वापस कर ले, वरना अगर नरेंद्र को कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रेवती की धमकी सुनकर पुष्कर बोला, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। देर सबेर राजकुमारी माला को ये बात पता चली जाएगी और उसके बाद मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र को बचाने का एक तरीका है तुम्हारे पास। ये कहते हुए पुष्कर के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और वो बोला, अगर तुम बस इस एक रात के लिए मेरी पत्नी बन जाओ तो मैं अपना मायावी हमला वापस कर लूंगा। जैसे ही नरेंद्र ने पुष्कर के मुंह से ये बात सुनी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले उसके मन में तो आया कि वो तलवार उठाए और पुष्कर का गला काट दे, लेकिन वो मायावी हमले से मजबूर था। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ गौं गौं की आवाज आ रही थी। पुष्कर हंसते हुए नरेंद्र और रेवती के पास आ गया और वो नरेंद्र से बोला,
तुम्हें इस तरह से बेबस देखकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इसके बाद उसने रेवती की तरफ देखा और बोला, तो क्या सोचा है तुमने रेवती? इसे बचाना है या मरने के लिए छोड़ देना है? फैसला तुम्हारे हाथ में है, जल्दी करो। तभी नरेंद्र की नजर पूरब दिशा की तरफ गई। सूरज निकलने में सिर्फ कुछ मिनट ही बाकी था। नरेंद्र जानता था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मायावी हमले बेअसर हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके सूरज निकलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही पौ फटा और आसमान में सूरज की पहली रोशनी दिखाई दी, अचानक से नरेंद्र अपने कमर से कटार निकालकर उछला और एक पल में ही पूरी की पूरी कटार पुष्कर के गले में उतार दी। पुष्कर मारा गया था। जीत के अभिमान में उसने समय का सही आकलन नहीं किया था। पुष्कर के मरने के बाद नरेंद्र ने प्रतिकार मंत्र पढ़ा और पुष्कर के मंत्र को खुद पर से बेअसर करके अपने आप को ठीक किया। इसके बाद नरेंद्र बोला, तुम मुझे महीनों से मारने की साजिश रच रहे थे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारा ये हश्र होगा। उन पांचों को मारने के बाद नरेंद्र के दिल में जो गुस्सा भरा था वो कुछ हद तक शांत हुआ। भले ही नरेंद्र को कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अगर कोई रेवती को कुछ कह देता था तो उसका खून खौल उठता था। नरेंद्र के ठीक होने के बाद रेवती बोली, घर पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। उधर नरेंद्र के शहर जम्बूराज में नरेंद्र का घर मिलने के बाद सातों योद्धाओं ने एक साथ उसके घर पर हमला बोल दिया। बूम! अचानक से एक धमाका हुआ और नरेंद्र का पूरा घर हिल गया। नरेंद्र का बनाया हुआ अमोघ कवच अभी भी उसके घर की सुरक्षा कर रहा था। धमाके की आवाज सुनकर घर में अंदर बैठे पुरुषोत्तम सिंघल और बाकी घर के लोग चौंक उठे। रामनाथ के हमले के बाद नरेंद्र के परिवार पर अब तक दूसरा कोई हमला नहीं हुआ था, इसलिए अचानक हुए धमाके से सब लोग डर गए। धमाके की वजह का पता लगाने के लिए पुरुषोत्तम सिंघल उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। इधर सातों योद्धाओं के एक साथ वार करने के बाद भी नरेंद्र के घर के चारों तरफ बना कवच नहीं टूटा और वे नरेंद्र के घर की दहलीज के भीतर नहीं दाखिल हो पाए। ये कवच काफी मजबूत है, इसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है, राजेश बोला। हाँ, वो चूहा तो बड़ा होशियार निकला। राजेश की बात सुनकर बलवंत बोला, लेकिन फिर भी आज यहां कोई बचने वाला नहीं है। तभी अचानक से पुरुषोत्तम खिड़की से बाहर झांकते हुए कड़कती आवाज में चिल्लाए, कौन है जो हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है? खिड़की से बाहर देखने पर पुरुषोत्तम ने देखा कि 7 भयानक और शक्तिशाली योद्धा उसके घर के सामने खड़े थे। पुरुषोत्तम की आवाज सुनकर राजेश बोला, सिंघल परिवार के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा नाम राजेश है। हम यहां तुम लोगों को मारने नहीं आए हैं। अगर तुम सभी लोग चुपचाप मेरी बात मानोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों में से किसी को कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो और कवच हटा लो। राजेश की बात सुनकर पुरुषोत्तम सोच में पड़ गए। काफी देर तक उन्होंने उन सातों का चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन जब वे किसी को पहचान नहीं सके तो उन्होंने बोला, हम तुम्हें नहीं जानते, फिर हम तुम पर भरोसा क्यों करें? पुरुषोत्तम जानते थे कि एक बार कवच हटा देने का मतलब है कि अपने परिवार की सारी सुरक्षा को उन अजनबी योद्धाओं के हाथ में सौंप देना। पुरुषोत्तम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते थे। इतने संघर्षों के बाद सिंघल परिवार अब जाकर थोड़ा स्थिर हुआ था कि अचानक से फिर एक संकट उनके सामने खड़ा था। उन सातों योद्धाओं को धमकी देते हुए और कवच तोड़ने की कोशिश करते करते शाम हो गई, लेकिन ना तो पुरुषोत्तम बाहर आए और ना ही कवच टूट पाया। तभी शाम को अचानक सिंघल परिवार के करीब 20 से ज्यादा नौकर हथियारों के कारखानों को बंद करके अपने घर वापस लौट रहे थे। उन्हें देखते ही सातों योद्धाओं ने उन्हें दबोच लिया। सिंघल परिवार के नौकरों को बंधक बनाने के बाद बलवंत पुरुषोत्तम से बोला,
बाहर निकलो पुरुषोत्तम, वरना मैं हर 10 सेकंड में एक को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद बलवंत गिनती गिनने लगा। 1, 2, 3, 10। 10 पूरा होते ही बलवंत ने पुरुषोत्तम पर एक नजर डाली और फिर नौकरों से हंसते हुए बोला, तुम्हारे मालिक को तुम्हारी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर उसे फिक्र होती तो अब तक वो बाहर आ चुका होता। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और सिंघल परिवार के एक नौकर का सिर धड़ से अलग कर दिया और पुरुषोत्तम के सामने की सड़क उस नौकर की खून से लाल हो गई। नहीं, रुको! पुरुषोत्तम चिल्लाया, लेकिन बलवंत कहां रुकने वाला था। उस नौकर को मारने के बाद बलवंत फिर से गिनती गिनने लगा। 1, 2, 3, 4। अपने परिवार के नौकरों को पुरुषोत्तम ने अपने बेटों की तरह पाला था। वो उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। भगवान के लिए रुक जाओ, मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे नौकरों को छोड़ दो। पुरुषोत्तम ये चिल्लाते हुए कवच से बाहर आ गया। पुरुषोत्तम के कवच से बाहर आते ही उन 7 रहस्यमय योद्धाओं के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। क्या नरेंद्र अपने ससुर पुरुषोत्तम को बचा पाएगा या 7 रहस्यमय योद्धा उसे भी मार देंगे? इन 7 योद्धाओं को नरेंद्र के किस दुश्मन ने भेजा था, ये जानने के लिए सुनते रहे पॉकेट एफएम।